हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बी एस ओ जी 171 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है इसी टॉपिक पे। जितनी भी वीडियोस अवेलेबल होंगी वो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। सब्जेक्ट कोड लिखा होगा आपका, ठीक है, और PYQ लिखा होगा आगे, तो आप समझ जाना उसी में ही है। उसको क्लिक करोगे लिंक पे तो आपको सारी वीडियो जितनी भी होंगी अभी तक वो मिल जाएगी। क्वेश्चन पेपर 2023 का है, ठीक है, दिसंबर का। इससे पहले मैंने 2024 का, जून का और दिसंबर का दोनों करा रखा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है, कुछ कम क्वेश्चन लिए हैं मैंने। आज 3 क्वेश्चन होंगे आपके पास यहाँ पे आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चंस है क्योंकि पहले मैंने जो करा रखे हैं उनको दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने उठाए हैं जो कि पहले मैंने नहीं कराए थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लो। वैसे तो मैं आपको PDF दिखा देता हूँ उसकी, अपने जो जहाँ से लिया है मैंने। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर जैसे उठाया है मैंने, क्वेश्चन आपका 100 नंबर का होता है पेपर, 3 घंटे होते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चंस मैंने करा रखे थे पहले ही, ठीक है। यहाँ से मैंने क्वेश्चन जो किया है वो किया है ये वाला 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वां मिलेगा आपको, और छठा जो है ये मिलेगा, और एक है हमारे पास वो है आपका ये 5वां क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 3 क्वेश्चन लगातार अब लिए हैं। ये वाला छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि पहले ही मैंने जनजाति के ऊपर जो विशेषताएं हैं इसकी वो करा रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन छठा ही है। इसमें क्या है, भारतीय समाज में जाति और वर्ग के बीच के संबंध का वर्णन कीजिए। देखो इजी क्वेश्चन है ये भी। बस मेन चीज़ क्या है, आपको मैं जो बताऊंगा वो आपको समझना है, और पॉइंट्स जो होंगे उनको आपको रिमेम्बर रखना है एग्जाम तक, ठीक है। एटलीस्ट यार तब तक तो रख ही सकते हो। अगर आप इस वीडियो को एग्जाम से कुछ घंटे पहले देख रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर आप रात को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप एक बार मॉर्निंग में फिर देख लेना ताकि रिवाइज हो जाए और आप इजीली उसको लिख पाए। मैं आसान समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है, कम टाइम में। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। भारत में, भारतीय जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, उसमें जाति और जो वर्ग है दो अलग अलग चीजें हैं ना। आपको पता है जाति मतलब होता है कास्ट, और वर्ग मतलब होता है आपकी क्लास, ठीक है। यानी कि वर्ग मतलब गरीब, अरे अमीर, उसको वर्ग बोलता है। तो जो संबंध है ना उन हम दोनों की, इन दोनों चीजों के बीच में, जाति और वर्ग के बीच में, वो पूछ रहा है कि क्या संबंध है या नहीं है। अगर होगा तो आप बताओ, अगर नहीं होगा तो आप बोलो नहीं है संबंध, ठीक है। तो नहीं कह देगा तो मतलब वो उठता ही है, क्योंकि संबंध तो है। संबंध कैसे है मैं प्रूफ करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को शुरू करते हो तो पहले इंट्रो लिखो, ताकि एक रूपरेखा बन जाए आपके दिमाग में भी। आपको जो याद ना हो ना वो भी याद आप कर पाए, ठीक है। एग्जाम में ये चीज़ें याद रखनी होती है आपको। तो इंट्रोडक्शन लिखोगे कैसे, कि भाई जाति और वर्ग दोनों दोनों ही जो है भारतीय समाज में सामाजिक पदानुक्रम और असमानता को निर्धारित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और संबंधित भी है दूसरे से, ठीक है। प्रभावित भी करते हैं और संबंधित भी है, मैंने ये लिख के खत्म किया है। चाहो तो आप इसको और बढ़ा सकते हो, नहीं तो इतना काफी है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, एग्जाम में आप कैसे लिख पाते हो। घर पे तो कोई भी लिख लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर एग्जाम में लिख पाते हो कि नहीं, वो उसको करने के लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप करते नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये ऐसा आपको शुरुआत करना है, ठीक है। फिर मेन पॉइंट क्या आएगा कि भाई जाति की प्रकृति क्या होती है, आपको पहले वो बताना है, फिर वर्ग बताना है, ठीक है। दोनों को बारी बारी से, कि भाई जाति का मतलब क्या होता है और वर्ग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जाति हमें पता है, जाति मतलब होता है जन्म से जो प्राप्त हुई हो हमें, उसको हम जाति बोलते हैं। इसको सबसे आसान तरीके से समझाने का ये है कि जो जिस कास्ट में कोई व्यक्ति का जन्म हुआ है वो उसकी जाति है। वर्ग क्या होगा? वर्ग उससे उल्टा होगा, कि जो उसने अर्जित किया हो। मतलब कि अगर मैं गरीब हूँ, ठीक है, और मैंने मेहनत की, पैसा कमाया, मैं अमीर बन गया, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, ठीक है, सब कुछ होगा। तो इन दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे सबसे क्लैरिटी यहाँ पे आएगी आपको, कि एक जन्म से प्राप्त होती है और एक को हम अर्जित करते हैं, एक को हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, मेहनत करके, एजुकेशन लेके, राइट। जाति को आप बदल नहीं सकते, ठीक है। आपकी जो जाति है वो सेम रहेगी। आप बेशक कितने भी करोड़पति बन जाओ, आप सेम जाति के रहते हो, आपको लोग उसी जाति के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जाति जो होती है वो कठोर होती है, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपना मन करे तो आप बदल दो, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। जिसमें आप जन्म हुए हो उसी का आपको मतलब एक टैटू हो जाता है आपकी बॉडी पे कि आप उस कास्ट के हो, ठीक है। ये बंद समूह होता है और वंशानुगत चलता है। आपकी आपके बच्चे भी होंगे तो वो भी उसी कास्ट के होंगे। हाँ, अभी फिलहाल में तो आप चेंज कर सकते हो, आपके काफी सारे ऑप्शंस होते हैं।
लोग बदल रहे हैं, आज अपना धर्म चेंज करके किसी और धर्म में जा रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, बौद्ध धर्म जो है अपना रहे हैं। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, बाकी आप चेंज कर सकते हो आज, ठीक है। जाति पारंपरिक रूप से व्यवसाय पे डिपेंड करती है। आपको पता होगा ना कि अब ब्राह्मण है तो उसका काम क्या था आपको पता है, क्षेत्र का काम क्या था आपको पता है, वैश्य का, शूद्र का, सबका काम पता है आपको। तो जाति जो थी वो पारंपरिक रूप से व्यवसाय पे डिपेंड थी कि जो काम जिसका है उस हिसाब से उसको वही काम करेगा, मतलब ठीक है। कठोर व्यवस्था है, आपको ये भी पता है। आगे चलते हैं वर्ग पे। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ग जो है हम अर्जित करते हैं आय कर, अगर हम पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं तो हमारी जो कंडीशन है वो सही हो सकती है, वर्ग बदल सकता है हमारा। पहले हम गरीब होंगे, फिर मिडिल क्लास होंगे, फिर अमीर बन सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन ले सकते हैं, बिजनेस हम कर सकते हैं, तो वर्ग डिपेंड करता है, ठीक है। और लचीला होता है ये काफ़ी, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि आप करोड़पति हो तो आप गरीब नहीं हो सकते, क्या पता आपका बिजनेस डूब जाए, लॉस हो जाए आपको, आप सड़क पे आ जाओ, पॉसिबिलिटी सब कुछ रहती है, तो ये लचीला है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो उच्च जाति, मध्य जाति, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, ये सारे जो है वर्ग में आते हैं, ठीक है। रिच वर्ग जो होता है, अमीर वर्ग होता है, वो भी होता है। संबंध, सबसे मेन जो क्वेश्चन था इसमें था संबंधों के बीच में क्या रिलेटेड आप कर सकते हो, क्या संबंध जोड़ सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो एक पॉइंट बनाया है। वैसे यहाँ पे छोटी जगह थी तो मैंने दो चीज़ ये बना पाया हूँ मैं यहाँ पे। आगे एक और पेज पे आपको मिलेगा संबंध में। यहाँ पे मैंने एक लिखा है जाति का वर्ग पर प्रभाव, और दूसरा है वर्ग का जाति पर प्रभाव। मतलब एक दूसरे पे इनका क्या प्रभाव रहता है ये हम समझेंगे तो हमको कुछ आइडिया हो जाएगा कि संबंध इनके बीच में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला है पारंपरिक रूप से उच्च जातियां आर्थिक रूप से भी उच्च होती हैं। कहने का मतलब जो जातियां पहले से ही करोड़पति हैं, मतलब करोड़पति नहीं, वो तो वर्ग हो गया। हम बात कर रहे हैं जाति के बारे में कि जाति ज्यादा भारी रहती है ना। तो आप देखोगे कि जो जाति जैसे कि क्षेत्रीय है तो वो नाम से भी अमीर है जाति, ठीक है। मतलब नाम से भी वो उसका दर्जा बड़ा है, और वो आर्थिक रूप से भी सक्षम है, एजुकेटेड भी है, उसके पास पैसा भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि जो दलित, जैसे कि हमने लगा दिया किसी के आगे कि भाई दलित है, इसका मतलब हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आता है कि ये बेचारा गरीब होगा, ये मतलब मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमा पाता होगा। वो तो कुछ रीजनों से, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रयासों से आज कंडीशंस काफ़ी अच्छी होती हैं, हो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी मतलब काफ़ी पिछड़ा हुआ जो सिस्टम देखने को मिलता है। तो जाति का वर्ग पर प्रभाव आपने समझ लिया होगा क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, जैसे कि मैंने बताया ना, दोनों एग्जांपल आपको याद रखना है कि बड़ी जाति जैसे कि ब्राह्मण है तो वो पहले नंबर पे आ रही है वैसे भी, और पैसों में भी उसके पास काफी अपार पैसा है, ठीक है। क्षेत्रों के बाद उनका नंबर आता है, उसके बाद फिर वैश्यों का नंबर आता है, यानी कि जो बिजनेसमैन होते थे, जिनको आज आप वैश्य मतलब बनिए वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनको वैश्य बोलते हैं। इतना तो सबको पता होता है, वैसे इंडिया में रहते हो तो ये तो आपको नॉर्मली आपके दिमाग में पहले बैठा होता है। वर्ग का जाति पर प्रभाव, ऐसा भी होता है कभी कभी कि कहीं कहीं पे ना वर्ग जो जाति होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जैसे कि शहरों में आपके पास अगर पैसा है तो आपको कोई नहीं पूछेगा आपकी जाति क्या है, नहीं पूछता है, ठीक है। बहुत ही कम कंडीशन में होता है कि लोग पूछ ले कि आपकी जाति क्या है, आप ठाकुर हो क्या, मतलब वो एक घुमा फिरा के लोग पूछते हैं कि क्या आप ठाकुर हो। तो मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि जो ठाकुर है वो अमीर ही होगा, क्या पता वो भी गरीब हो कभी कभी, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि जो उच्च जाति का व्यक्ति है वो भी कभी कभी गरीब हो सकता है, उसका जो वर्ग है, जो क्लास है, वो लोअर हो सकती है, वो गरीब हो सकता है, वो मिडिल हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा सभी ठाकुर या सभी जाति के लोग अमीर हो, जिनकी जातियाँ ज्यादा बड़ी है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कभी कभी ना वर्ग जो है वो जाति पे भी भारी रहता है। तो पैसा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर वर्ग ऊंचा है, मतलब क्लास ऊंची है, अमीर है कोई, तो वो दलित भी होगा, तो उसकी क्लास ऊंची हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि नीचे ही हो। बाकी और भी है इसमें, जैसे कि आर्थिक रूप से समृद्ध जातियां, जैसे कि कोशिश तो आपको पता है ना, हमारे संविधान में महिलाओं को और कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोगों को कुछ स्पेशल जो है सीटें रिजर्व की गई थी, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी एजुकेशन देने के लिए उन्हें ऐसा किया गया है। उसमें कोई कोई भी गलत चीज़ नहीं है। गरीब उच्च जातियां, कुछ जातियां जो है ना, जैसे कि जो उच्च जातियां होती हैं वो गरीब भी हो सकती है। मैंने आपको बताया पहले ही, गांव में जाति का प्रभाव वर्ग पर हावी होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर
कहने का मतलब कि जैसे कि कोई गाँव आप जहाँ पे रहते होगे, आपका कोई होम टाउन होगा, जाते होंगे आप गाँव, तो गाँव में आप देखते होंगे कि एक चीज़ कि वहाँ पे बेशक कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कि कोई दलित हो, उसके पास बहुत सारा पैसा हो, अपार पैसा हो, लेकिन उसकी जाति जो है ना, वो लोगों को ना पसंद नहीं आती कि भाई ये इस जाति का है। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो अमीर है, करोड़पति है तो? हमें तो उसकी जाति से फ़र्क पड़ता है कि उसकी जाति छोटी है। तो मेनली तो उनकी सोच छोटी होती है, पर गाँव में अभी कॉन्सेप्ट चलता है। बहुत ही मतलब सब जानते हैं ना, क्योंकि देखो गाँव का मतलब है कि यहाँ पे सब लोग एक-दूसरे से परिचित हो, जो काफ़ी समय से रहते हुए आ रहे हो। तो वो एक-दूसरे को जानते हैं कि भाई उसकी क्या मतलब हैसियत है सामने वाले की। तो ये रहता है, शहरों में शायद हम नए-नए आते हैं, शिफ्ट होते हैं, माइग्रेशन करते हैं, तो शायद लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं है कि यार कोई भी होगा, मुझे क्या, मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। तो ये रहता है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरों में ख़त्म हो जाए वो चीज़ आके, ख़त्म कभी भी नहीं होती है ये सब चीज़ें, ठीक है? इंडिया है, तो या तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो फ़ायदा उठाएँगी आपका इस चीज़ में कि भाई देखो धर्म, धर्म, धर्म करके, या तो हमारा दिमाग छोटा होता है, सोच छोटी होती है कि जो हम इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ख़ैर, भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने में किन कारणों का योगदान है? तो सेकंड क्वेश्चन ये भी ईज़ी है वैसे तो, अगर आप ध्यान से देखें इसको तो। क्या पूछ रहा है? जो इंडिया की जो फैमिली होती है ना, इंडिया में जो फैमिली है, उस जो एक सिस्टम है फैमिली का, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके पीछे रीज़न क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है? फैमिलीज़ में इंडिया की जो इंडियन फैमिलीज़ होती हैं, उसमें जो उसकी जो एक सिस्टम है ना, जैसे कि हम लोग पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, उसमें दादा-दादी भी है, चाचा भी है, चाची भी है, ठीक है? ताऊ है तो ताऊ भी है। तो सभी जो पूरा परिवार था वो साथ में खा रहा है, साथ में उठ रहा है, साथ में बैठ रहा है, सब कुछ साथ में था। आज सिर्फ़ क्या होता है, आज शादियों में साथ में आते हैं हम लोग कुछ घंटों के लिए, ठीक है? किसी के पास समय ही नहीं है। तो क्या रीज़न है? सबसे बड़ा रीज़न तो आपको पता ही है ना, बेरोज़गारी। लोग काम के लिए शिफ्ट करते हैं अपने आप को, एजुकेशन के लिए शिफ्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। मैंने ये लिखे हैं नीचे, देखिए ये भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी और रीज़न्स हैं। तो शुरुआत आपको कुछ ऐसे ही करनी है, ठीक है? इसको थोड़ा बड़ा कर लेना, मैंने कम लिखा है। फिर आपको क्या बताना है कि कारण क्या-क्या है, रीज़न्स क्या हैं। सबसे बड़ा रीज़न है औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो ये तो देखो, शहरीकरण ने ना क्या कर रखा है कि लोगों को ना आकर्षित कर रखा है उनकी लाइटनिंग की वज़ह से कि भाई कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, रहन-सहन, पहनावा, ट्रेंडिंग चीज़ें जो चलती हैं अब शहरों में, तो वो एक व्यक्ति को आकर्षित कर दिया अपनी ओर कि आप यहाँ पर आओ। मेरे पास आओगे तो मैं आपको सब कुछ दूँगी। ठीक है? तो ये आपको इसी वजह से ना फैमिली छोटी होती दिखाई दे रही है कि लोग अपने घरों को छोड़ के कमाने के लिए फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं। शहरों में आना पड़ता है उनको क्योंकि शहरों में ही फैक्ट्री है। अब तो गाँव में भी बनती जा रही है, मैं अब शुरुआत की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो ऐसे लिखा हुआ है वो फिर काफ़ी पुराने टाइम की चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उस हिसाब से मुझे बताना पड़ेगा आपको ना, एग्ज़ाम में लिखना है आपको। उसके अलावा प्रवासन तो आपको पता ही है, माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गाँव से शहरों में आते हैं। ऐसा कभी सुना है कि जो बच्चा शहर से गाँव में जा रहा हो? कभी नहीं सुना होगा आपने। स्थान की कमी है, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं होती है। शहरों में आते हो आप, मुंबई जैसे शहरों में आओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि रूम ही नहीं है, छोटे-छोटे से रूम है, उसके किराया आप सुनोगे तो आपके मतलब आँखों में से आँसू आने लगेंगे, इतना ज़्यादा होता है, छोटे से कमरे का किराया। तो ये स्थानों की कमी है, जहाँ पे ज़्यादा औद्योगिकरण होता है ना, तो वहाँ पे ऑटोमैटिकली जनसंख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो संसाधन होते हैं ना, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है? क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए ना, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी क्या होगा, उसकी प्राइसिंग भी बढ़ेगी, उसकी शॉर्टेज बढ़ेगी, ठीक है? शिक्षा का प्रसार, अब गाँव को छोड़ के आप शहरों में इसलिए भी आते हैं क्योंकि एजुकेशन की वजह से आपको अपने आप को पढ़ाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है? तो ये भी एक रीज़न होता है, लोगों में जागरूकता फैल रही है कि भाई एजुकेशन लेनी चाहिए हमें, ठीक है? और महिलाओं को भी शिक्षा देनी चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है कि जो फैमिलीज़ है ना, उनमें डिफ़रेंस क्रिएट हो रहा है, उनका स्ट्रक्चर बदल रहा है आज बहुत तेज़ी से। और कानून जो है वो भी हस्तक्षेप करता है, सरकारी मामले जो होते हैं ना, मतलब जो प्राइवेट जो हमारे घर के मामले होते हैं, फैमिलीज़ होते हैं, आप देखेंगे कि पहले जो तलाक था वो फैमिली मैटर था, लेकिन आज कानून जो है एक उससे ऊपर हो चुका है, तो कानून उस पे इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है? अगर आप चाहे, अगर आप कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक के साथ ही अत्याचार होता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ महिलाओं के साथ ही हो या फिर किसी पुरुषों के साथ ही हो, किसी के साथ भी हो सकता है। तो
आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपकी फैमिली मैटर में आपकी जो अदालत होती है वो आपका साथ देती है। अगर आप सही हो तो आपके पास एविडेंस है, देखो वहाँ पे एविडेंस चलते हैं। आप इमोशनली रोके तो साबित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है, तलाक है, बाल विवाह जो होता था वो बंद कर दिया गया है, तो कानूनी हस्तक्षेप हुआ है, तो परिवार में वो भी बदलाव आया है। कुछ अच्छे बदलाव हैं यहाँ पे, तो कुछ बुरे भी हैं, ठीक है। वो सब तरीके के बदलाव आपको मिलेंगे यहाँ पे। कारण में पूछा था, ये नहीं बोला कि अच्छे बताओ बुरे बताओ, हमने सब बता दिए यहाँ पे, ठीक है। संचार और मीडिया, आपको पता ही है अब इतनी तेजी से चीज़ें बदल रही हैं, तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से लोगों का, आज आप घर बैठे बैठे अमेरिका की न्यूज़ पढ़ पाते हो, सुन पाते हो कि क्या चल रहा है अमेरिका में, कौन जीता कौन हारा, ठीक है। हर एक चीज़ सोशल मीडिया है। आप फिल्म देख पाते हो बाहरी कंट्रियों की, तो उनकी फिल्म से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि उस देश में क्या चल रहा है, ठीक है, उनकी क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और आर्थिक कारण भी होते हैं और महिलाएं रोजगार भी होता है, ठीक है। तो आर्थिक कारण आपको पता ही है, पैसे कमाने के लिए व्यक्ति जो है अपने परिवार को छोड़ के जा रहा है, तो उससे फैमिली में स्ट्रक्चर बदल रहा है। महिलाएं घर से बाहर जा रही, पहला नहीं था ऐसा। आपकी आपकी जो दादी थी, उनसे आप पूछेंगे, आपकी शायद मम्मी काम करती होंगी आज, लेकिन आपकी जो दादी होंगी वो शायद ना काम करती हो बाहर जाके, ठीक है, क्योंकि पहले इतना सिस्टम नहीं था बाहर जाके काम करने का महिलाओं का, कि वो बाहर जाके काम करे या एजुकेशन ले। लेकिन आज वो हो रहा है, तो स्ट्रक्चर बदलाव हो रहा है, ये अच्छी बात है, ठीक है। पढ़ने का अधिकार सबको है, संविधान देता है। उसके बाद देखो, लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना है, ये कम मत समझना, इसको काफ़ी सारा है ये, ठीक है, इजीली आपका भर जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, भारत में नगरीकरण के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। नगरीकरण समझते हो ना, शहरों का बसना, नगरों का निर्माण होना, नगर निगम आपने पढ़ा होगा, कि जो जैसे कि दिल्ली में नगर निगम पालिका होती है, तो वो नगर निगम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो भारत में जो नगरीकरण है, विभिन्न आयाम जो है उसके वो पूछ रहा है, तो मैंने बता रखे हैं नीचे आयाम, अलग अलग विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जनसांख्यिकी आयाम, यानी कि गांव की तुलना में शहर में जनसंख्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है आपको, इसकी वजह से नगरीकरण ज़्यादा हो रहा है। नगरीकरण का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कहीं से उठ के किसी जगह पे आता है ना, जैसे कि यहाँ पे गांव था, यहाँ पे शहर है, अब यहाँ पे नौकरी चाकरी एजुकेशन सब कुछ है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पे भाग के आ जाएगा अपनी रोजगार कमाने के लिए। उसको बोलेंगे नगरीकरण, ठीक है, कि भाई हम अपनी एक जगह को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं। उससे क्या होता है, उस जगह की जो एक तरीके से स्थान होता है वो बढ़ेगा, और इसलिए लोग आएंगे कमाने के लिए, तो जगह बढ़ती जाएगी धीरे धीरे करके, तो इसको नगरीकरण बोलते हैं, ठीक है। जनसंख्या बढ़ती है, सबसे पहली चीज़ होती है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सेकंड में क्या मिलेगा, एजुकेशन ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, और रोजगार मिलेगा लोगों को, कमाने के लिए लोग आते हैं ऑब्वियसली। सेकंड है आर्थिक आयाम, पैसा कमाने के लिए आते हैं, मैं आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे आपका सर्विस सेक्टर्स इन बढ़ते हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर समझते हो ना, जो आप कुछ भी सामान खरीदते हो तो उस पे आप कॉल करके बोलते हो ना कि खराब हो गया, इसको ठीक करके जाओ, तो सर्विस सेक्टर होता है वो, ठीक है। रोजगार का अवसर प्रदान करते हो, यहाँ पे आपको नौकरी मिल जाती है, बाजार का विस्तार होता है, मार्केट बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी मार्केट, सामान की क्वालिटी बढ़ जाएंगी, सामान की क्वांटिटी बढ़ेगी। आपको पता है पेन जो है आपको हर क्वालिटी का मिलता है, ठीक है, हर प्राइसिंग में आपको पेन मिलेगा। पेन बनाने वाली कंपनी अनेकों है, बहुत सारी कंपनी पेन बनाती है, तो मार्केट बड़ा हो गया ना। पहले एक ही कंपनी थी, आज बहुत सारी कंपनी काम करती है उस चीज़ के लिए, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा उसमें। और सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी आपको मिलते हैं, यानी कि व्यक्तिवाद आपको मिलेगा। व्यक्तिवाद का मतलब होता है जहाँ पे मेरी सोच की भी वैल्यू हो। आज आप देखते हो इंडिया में, आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, आपकी लोग सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपके लोग नहीं सुनेंगे। आज ऐसा हो गया है, पहला नहीं था। पहले आप एक समाज को देखते थे, जो समाज ने बोल दिया वो आपने मान लिया। आज क्या होता है, आज मैं कुछ बोल दूंगा ना, अगर कुछ अच्छा लगेगा लोगों को तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाद है, मेरी भी फ्रीडम है बोलने की, मैं अपनी विचार प्रकट कर सकता हूँ, व्यक्तिवाद, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता, सो- समाज में सोसाइटी में आप देखते हो हर एक चीज़ रेगुलरली मोबिलिटी आ रही है, चेंजेस हो रहे हैं, ट्रेंड्स आते रहते हैं, तो उसको भी जो है आप देखते हो, ये भी एक आयाम है बहुत बड़ा नगरीकरण का, कि लोगों को ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, कि भाई ट्रेंड में लेके आना।
आजकल बच्चे नहीं ट्रेंड में रहते हैं, हिप हॉप सुनना, डांस करना, जूते पहनना नए नए तरीके के, तो वो ट्रेंड है, फैशन फॉलो करना। विविधता आपको मिलती है नगरों में कि भाई भाषा बहुत ज़्यादा है, धर्म है, ठीक है, और बहुत तरीके की जॉब्स आपको मिल जाती है, वैरायटी जॉब मिलती है। वैसे जॉब वॉब है नहीं इंडिया में, कहीं पे भी नहीं है। आप ये बोलूँगा कि दिल्ली में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है जॉब, ठीक है। महिलाओं की भूमिका, तो जो वुमेन्स है उनकी जो भूमिका है वो अ, पहले से ज़्यादा मतलब अच्छी हो गई है। बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस मतलब कहने को मिलते हैं कि पहले जो थी महिलाओं को सिर्फ घर में रहने का अधिकार था और कहीं जा नहीं सकती थी, लेकिन आज वो सब कुछ कर सकती है। पर्यावरण और अवसंरचनात्मक, ठीक है। अब देखो गांव से लोग शहरों में आएंगे तो उनकी अ, उनको खाना भी खाना है, उनको आपको जो है पानी भी देना है, ठीक है। पानी पियेंगे, खाना खाएंगे तो वॉशरूम भी जाएंगे, ठीक है। वॉशरूम के लिए सीवेज व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर थके हारे आएंगे तो गर्मी में लगेगी तो पंखा भी चाहिए, एसी भी चाहिए, तो बिजली चलेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एक स्ट्रक्चर है ना उन लोगों के लिए, वो भी बनाना पड़ता है सरकार को, ठीक है। और ये भी मतलब मिलता है शहरों में, आपको पैटर्न मिलेगा गांव से। तो ये भी है, झुग्गी झोपड़ियाँ भी बन जाती हैं लोगों की, ठीक है। उनके पास पैसा नहीं होता खरीदने का, तो वो वहीं कहीं जो है अपना घर बना लेते हैं। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम वाली बात होती है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मिलता है आपको शहरों में, क्योंकि उद्योग ज़्यादा होते हैं तो पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। और उसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक की बात करें तो लोकल गवर्नेंस आपको मिलती है। लोकल गवर्नेंस समझते हो ना? लोकल गवर्नेंस का मतलब होता है नगर निगम और पंचायत, ठीक है। गाँव में पंचायत मिलती है आपको और शहरों में नगर निगम मिलती है, जिसमें पार्षद चुने जाते हैं ना। गाँव में तो पंच होते हैं, ठीक है। लेकिन गाँव जो हमारे ये शहर वगैरह, दिल्ली जैसे शहर है, तो यहाँ पे नगर निगम होती है, ठीक है। नगर पालिकाएं होती हैं, तो यहाँ पे पार्षद चुनते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग जो चुनते हैं, और फिर एमएलए चुने जाते हैं, फिर एमपी चुने जाते हैं। तो इस तरीके से जो है एक चीज़ें बदलती हैं वहाँ पे। तो इसको बोलते हैं लोकल गवर्नेंस, यानी कि हम में से ही कोई व्यक्ति जो है खड़ा होता है इलेक्शन में और वो जीतता है, तो वो हमारी बात सुन के और काम करता है। पर ऐसा तो नहीं होता है ना, आपको भी पता है। वो एक बार पार्षद बन जाए या पंच बन जाए तो वो अपने लिए काम करता है। तो कैसा लगा वीडियो, मुझे आप बताना कमेंट करके, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि वीडियो का लिंक नहीं आया हुआ है नीचे, और भी वीडियोस है 2024 जून और दिसंबर की, तो आपको देखनी होगी तो आप देख लेना जाके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, बहुत हेल्पफुल है। सेम टू सेम ऐसी वीडियो बना रखी है अलग अलग क्वेश्चंस पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।